Hello everyone, I am Dr. Pawan Kumar Jha from Siemens Group of Institution। बच्चे आज के सेशन में हम लोग एक टॉपिक को समझे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको कर लो। तो ये टॉपिक है जीएसटी। जीएसटी स्टैंड फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी एक नारा भी चला था, आप लोग को याद होगा, आप सुने होंगे कि वन नेशन वन टैक्स। तो जितने भी आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उन सभी इनडायरेक्ट टैक्सेसों को मिला करके, इस पर हम लोग आगे भी डिस्कशन करेंगे, समझेंगे। सभी इनडायरेक्ट टैक्सेसों को मिला करके एक टैक्स आया जिसको कि जीएसटी, और इसका जो मतलब ज़्यादा श्रेय जाता है वो माननीय स्वर्गीय अरुण जेटली जी को जाता है इसका श्रेय। लेकिन ये आया था 1 जुलाई 2017 में, और ये रिप्लेस होकर के किसको रिप्लेस किया? ये वैट को। आप अगर इसका इतिहास देखोगे और पीछे जाओगे तो वैट से पहले था सेल्स टैक्स, ठीक है। तो सेल्स टैक्स, वैट और क्या, जीएसटी। तो जीएसटी का जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपका दिया हुआ है यहाँ पर कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। बच्चे यहाँ पर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टैक्स, डायरेक्ट टैक्स एंड क्या, इनडायरेक्ट टैक्स। तो यहाँ जो इसका बेसिक मीनिंग कहता है डायरेक्ट टैक्स का, तो जो टैक्स डायरेक्टली वे में गवर्नमेंट को क्या करे, पेमेंट किया जाए। फॉर एग्जांपल जैसे इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्स। क्यों? क्योंकि उसमें जो एम्प्लॉय होते हैं, कहीं काम कर रहा है तो एम्प्लॉयर के तरफ से उस एम्प्लॉय को जो भी सैलरी मिलता है तो इनकम फ्रॉम सैलरी। अब वो उसमें कोई मतलब जो है जो थर्ड पार्टी यहाँ इसलिए हम बोले कि आप समझ सकते हो बच्चे यहाँ पर कि एक तो हो गया गवर्नमेंट जिसको फर्स्ट पार्टी कहेंगे, एक तो वो हुआ जो टैक्स पे करता है, और थर्ड पार्टी की कोई इस बीच में इन्वॉल्व ना हो, यानी वो जो व्यक्ति है यानी पर्सन है, वो पर्सन जो भी इनकम जनरेट किया उस इनकम के ऊपर में डायरेक्ट वे में टैक्स क्या करेगा, वो गवर्नमेंट को देगा। सिंपल समझना है कि उसमें इस बीच में कोई भी इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। तो उसी टैक्स को हम लोग डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। तो इनकम टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स है। क्यों? क्योंकि अब इसमें भी 5 हेड होता है। इनकम फ्रॉम सैलरी, यानी कोई भी व्यक्ति जो अपना रेवेन्यू, अपना जो मनी जनरेट कर सकता है वो मैक्सिमम 5 हेड से, अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर अभी इनकम टैक्स एक्ट 1961 वो एक्ट है, उसमें बताया गया है। तो एक है, पहला हेड है इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी यानी प्रॉफिट गेन बिजनेस और प्रोफेशन, जो कि सबसे बड़ा हेड है। अगर भारत सरकार को सबसे ज्यादा अगर टैक्स आता है डायरेक्ट टैक्स में, तो वो हेड जो है वो आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन ही है, पीजीबीपी है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम पीजीबीपी कहते हैं, ठीक है। तो ये बिजनेस हब के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। और चौथा जो है उसको कहते हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, और 5वां जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ध्यान देना है कि डायरेक्ट टैक्स का मतलब वो टैक्स जो डायरेक्ट वे में गवर्नमेंट को पब्लिक के द्वारा पेमेंट की जाए, सिंपल वर्ड में। और इनडायरेक्ट टैक्स कहता है कि नहीं, डायरेक्ट वे में नहीं, उसके बीच में। आप देखते होंगे कि कोई अगर आप मान लो प्रोडक्ट परचेज करते किसी दुकान से, तो उसमें लिखा हुआ रहेगा, उसके नीचे जब एमआरपी देखोगे तो लिखा हुआ रहेगा इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस, ऐसा लिखा हुआ मिलेगा उस पर। यानी ये मतलब यहाँ साफ है कि हम उस दुकानदार को टैक्स दे रहे हैं उस प्रोडक्ट को लेने के बदले में। और वो दुकानदार, अब जो अगर वो रिटेलर है, मान लो हम कस्टमर है, तो हम तो रिटेलर को दिए, रिटेलर किसको दिया, होलसेलर को, होलसेलर किसको दिया, मैन्युफैक्चरर को, मैन्युफैक्चरर किसको दिया, गवर्नमेंट को। यानी वो टैक्स पेमेंट करता है कस्टमर, अल्टीमेटली टैक्स कौन पेमेंट करता है, कस्टमर। किसको, रिटेलर को रिटेलर, होलसेलर को होलसेलर, मैन्युफैक्चरर को, और मैन्युफैक्चरर तब जाकर के किसको टैक्स पेमेंट करता है। इसीलिए कहता है ये इनडायरेक्ट वे में टैक्स क्या किया जाता है, पेमेंट की जाती है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। तो जीएसटी इज द पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, बट इनकम टैक्स इज द पार्ट ऑफ क्या, डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि जो टैक्स डायरेक्टली वे में गवर्नमेंट को पे की जाए वो डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में होगा, और जो डायरेक्टली वे में पेमेंट नहीं, किसी के माध्यम मतलब अभी आप समझे हैं कि रिटेलर, होलसेलर, मैन्युफैक्चरर,
तो हम तो डायरेक्ट गवर्नमेंट को नहीं दे रहे, हम तो रिटेलर को दे रहे हैं। फिर रिटेलर किसको दे रहा है? होलसेलर को। होलसेलर किसको दे रहा है? मैन्युफैक्चरर को। तो ये इनडायरेक्ट हो गया, इसीलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। तो इसमें 2 पॉइंट के ऊपर फोकस करना है। एक तो बच्चे आपको यहाँ पर देखेंगे, जब आप पढ़ेंगे इसका, इस टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे कि मीनिंग ऑफ जीएसटी, टैक्स मर्ज इनटू जीएसटी, जीएसटी रेट स्ट्रक्चर क्या है, ऑब्जेक्ट और एडवांटेज ऑफ जीएसटी, टाइप ऑफ टैक्सेस अंडर जीएसटी और अकाउंटिंग प्रोसीजर। अकाउंटिंग प्रोसीजर ये सबसे लास्ट में है, जिसमें हम लोग जर्नल कैसे एंट्री, जर्नल एंट्री होता है वो प्रोसीजर में समझेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहला जो है मीनिंग ऑफ जीएसटी, तो कहता है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स लेविड एज प्रिस्क्राइब्ड रेट। प्रिस्क्राइब्ड रेट मतलब जो तय तमन्ना हुआ है, जो सरकार ने लगा दिया कि हाँ भैया ये जरूरी सामान है, इस पर हम 1 रुपया टैक्स नहीं लेंगे। लेकिन अगर मान लो कोई लग्जरी आइटम है, हम उस पर टैक्स 28% लेंगे। तो गवर्नमेंट ने एक रेट फिक्स कर दिया और उसी रेट के हिसाब से अगर उस तरह के प्रोडक्ट आप परचेज करते हो मार्केट से, तो मार्केट में जो भी रिटेलर है, जो भी होलसेलर है, जो भी मैन्युफैक्चरर है ना, आप अगर हो सकता है आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से ही ले रहे हो सामान, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो आप मैन्युफैक्चरर को ही उतना परसेंट वो फिक्स है, वो मतलब अपने शब्दों में इसको कहो कि ये खानदानी है, उसमें कोई किसी तरह का कोई कमी नहीं। आपको वो चाहे रिटेलर से लो, चाहे होलसेलर से लो, चाहे मैन्युफैक्चरर से लो, किसी से लो, आपको टैक्स उतना देना ही पड़ेगा। हाँ, मार्जिन की जहां तक बात है, प्रॉफिट की जहां तक बात है, तो मैन्युफैक्चरर बच्चे थोड़ा मार्जिन रखता है, उससे थोड़ा ज्यादा होलसेलर रखता है, उससे थोड़ा ज्यादा क्या रखता है, मतलब वो प्रॉफिट जो है उसमें आपका कम बेसी हो सकता है, लेकिन टैक्स का रेट जो फिक्स है उसमें वो कम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये कहता है जो रेट तय किया गया भारत सरकार के द्वारा उस पे। अब यहाँ पर 2 पॉइंट है कि एवरी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट, अब देखो 2 पॉइंट इसमें एक्सेप्ट है। एक तो पेट्रोलियम, जो आप देखते होंगे कि किसी स्टेट में पेट्रोल का कीमत इतना है, किसी स्टेट में पेट्रोल का, क्योंकि वहां दोनों होता है, गवर्नमेंट का भी होता है और स्टेट का भी होता है ना। 2 गवर्नमेंट का यहाँ बेसिकली होता है, लोकल गवर्नमेंट, लोकल का नहीं, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जितना परसेंट है, हो सकता है कि किसी, जैसे मान लो बीजेपी का सरकार है, अब बीजेपी का सरकार है तो वहां पर उसका इंडिविजुअल हो सकता है, वो दिखाने के लिए कांग्रेस वाले जो राज्य है वो वहां पर क्या किया होगा, पेट्रोल का रेट कम कर दिया होगा, क्योंकि इसको नीचे दिखाना है। पार्टी पॉलिटिक्स की बात है, हम उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन होता है ऐसा कि किसी स्टेट में आप देखोगे पेट्रोल का रेट क्या है, कम है, किसी स्टेट में पेट्रोल का रेट क्या है, ज्यादा है। उसका रीजन यही है कि जहां पर जिसकी सरकार है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को उसका सरकार है तो वो निश्चित रूप से रिबेट देगा, और जहां पर नहीं है वहां पर वो क्या करेगा, ये उसके मन के ऊपर भी डिपेंड करता है। स्टेट गवर्नमेंट अपना परसेंटेज अगर कस्टमर से नहीं लेना चाहता है, रेट कम हो गया। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर उतना परसेंट नहीं लेना चाहता है, रेट क्या हुआ, कम हो गया। तो यही आप सुनते भी होंगे, न्यूज में भी आता होगा कि ये अपना परसेंटेज क्यों नहीं छोड़ रहा है, ठीक है। तो ये कहता है कि सर्विस एक्सेप्ट ऑन पेट्रोलियम एंड क्या अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ठीक है। अब यहाँ 2 पॉइंट कहता है कि सप्लाई ऑफ गुड्स, मतलब सप्लाई का मतलब क्या करना, बेचना है ना। जैसे एक हम लोग कहते थे ना कि परचेज गुड्स फ्रॉम राम, तो राम इज कॉल्ड सप्लायर, क्योंकि राम से सामान हम क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। मीनिंग समझ में आ गया। सप्लाई ऑफ गुड्स का मतलब यही कहता है कि सप्लाई ऑफ गुड्स मींस सेल्स ऑफ गुड्स, सामान को क्या करना, बेचना। अब बेच तो 2 तरह से सकते हैं, या तो कैश सेल्स, हम अगर अकाउंटिंग प्रोसीजर में समझें तो हम लोग क्या समझे कि सेल्स तो 2 ही प्रकार का होता है, या तो कैश सेल्स या तो क्या क्रेडिट सेल्स। अगर इनिशियल स्टेज में एट ए टाइम इमीडिएटली अगर वो पैसा पेमेंट कर दे, इट इज कॉल्ड कैश सेल्स, और कुछ दिन बाद देने का क्या करे, प्रॉमिस करे, तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट सेल्स हो जाएगा। तो ये चीज हमको समझना है। तो इसमें 2 पॉइंट को ध्यान रखना है। सप्लाई ऑफ गुड्स मींस सेल ऑफ क्या, गुड्स, एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज मींस, पहले जमाने आप जाते होंगे रेस्टोरेंट में, वहां पर आपका सर्विस चार्ज लेता होगा, ठीक है, सर्विस टैक्स था। तो यहाँ पर ये कहता है कि रेंडरिंग ऑफ सर्विस, मतलब सप्लाई ऑफ सर्विस का मतलब क्या है कि आपको वो सर्विस दे रहा है, उस एवज में आपसे कुछ क्या कर रहा है, पैसा ले रहा है। तो सप्लाई ऑफ सर्विस का मतलब क्या हुआ, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, मतलब सर्विस को क्या करना, देना, प्रोवाइड करना। इट इज अ नेशन वाइड टैक्स सीकिंग टू क्या है, यूनिफाई सेवरल इनडायरेक्ट, ये देखिए टैक्सेस। तो बेसिकली यहाँ पर ये है वन नेशन, जो हम बाद में आपको पहले बताए थे कि सरकार का यही था मंशा कि हरे वन नेशन, क्या एक नारा भी आया था, आप लोग सुने होंगे, वन नेशन वन टैक्स, ठीक है। हर एक राज्य में आप कलकत्ता में सामान खरीदो या आप पटना में सामान खरीदो, मॉल का जो रेट है जो पटना में मिलेगा वही रेट आपको क्या मिलेगा, कोलकाता में मिलेगा। क्यों, क्योंकि वन नेशन वन टैक्स, सभी जगह टैक्स क्या रेट सेम है,
ठीक है। हाँ, प्रॉफिट में हो सकता है अगर इंडिविजुअल कोई अपना गली मोहल्ले का दुकान है उससे सामान खरीदोगे, एक जाकर के आप क्या करोगे, बड़े मॉल से खरीदोगे, वहां पर आपका डिफरेंस देखने को मिलेगा। किस कारण से? प्रॉफिट मार्जिन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये हो गया। अब जीएसटी वाज देखो लिखा है ना, पास्ड इन द पार्लियामेंट ऑन 24 मार्च 2017, यानी 24 मार्च 2017 को पार्लियामेंट में क्या किया, ये पेश हुआ, और 1 जुलाई 2000 क्या 17 से ऑल ओवर कंट्री में क्या लागू हो गया। ठीक है, ये चीज यहां पर कहता है इसका। देखो यहां पर ये कहता है कि किसको मिला करके, एक देख सकते हो बच्चे आप लोग, मर्ज्ड इनटू जीएसटी, मर्ज्ड इनटू जी। आप क्या देख रहे हो कि यहां जो आप देख रहे हो कि ये सारा जो पहले एक्साइज ड्यूटी था, जो पहले सर्विस टैक्स था, जो पहले सेंट्रल सेल्स टैक्स था सीएसटी, ठीक है, इन सभी को क्या कर दिया गया मिला करके, और एक टैक्स आ गया किसको, सेंट्रल लेवल टैक्सेस इंटीग्रेटेड इनटू क्या जीएसटी। यही मिल करके आपको जीएसटी हो गया। जो हम बार बार बोलते हैं कि वन नेशन वन टैक्स, ये सब टैक्स चलता था लेकिन सबको क्या कर दिया गया, क्लोज करके एक टैक्स आ गया जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जीएसटी कहते हैं। इज दैट क्लियर? यहां तक समझ में आया बच्चे? यस सर। अब देखो इसका जो रेट है स्टेट लेवल पर, देख रहे बच्चे आप लोग कि ऑक्ट्रा एंड इंट्री टैक्सेस है, फिर परचेज टैक्सेस है, इंटरटेनमेंट है, वैट है, लग्जरी टैक्सेस है, सबको मिला करके यही आपका स्टेट लेवल टैक्स मर्ज इनटू क्या हो गया, ये स्टेट लेवल का सारा टैक्स था। ठीक है, और टैक्सेज ऑन क्या, लॉटरी। तो इसका कहता है जो आप देख सकते हो यहाँ पर बच्चे, यहाँ पर कितना दिया हुआ है, प्रिस्क्राइब्ड रेट है, यही रेट के हिसाब से क्या करते हैं वो चार्ज करते हैं। ठीक है, तो 0% किस पर है आप देख सकते हैं बच्चे, नोट भी आप लोग कर सकते हैं कि इसेंशियल आइटम इंक्लूडिंग क्या, फूड, जो आवश्यक सामग्री है, ठीक है, उस पर 0%, तो कोई टैक्स नहीं। फिर कॉमन यूज रेट, हालांकि इसमें चेंजेस हुआ है, आप इसको ये कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये इसका रेट दिया गया है। अब यहां पर कहता है आप ध्यान दो कि कोई सामान जब आप परचेज करते हो बच्चे, क्या करते हो, परचेज करते हो, तो टैक्स क्या करते हो, जैसे हम लोग वैट में पढ़ाते थे बच्चों को, समझाते थे कि वैट पेड और वैट कलेक्टेड। हम मान लो सामान परचेज कर रहे हैं और मेरा काम क्या है, रीसेल करना, तो अगर मान लो हम परचेज कर रहे हैं तो हम उस सामान को जब बेचेंगे तो टैक्स कलेक्ट करेंगे। यानी जो टैक्स अभी हम जैसे मान लो हम इनसे परचेज किए, तो इनसे परचेज किए तो इनको टैक्स अभी हम चुकाएंगे, और वही प्रोडक्ट हम जाकर के उनको बेच दिए तो उनको बेच देते, फिर उनसे टैक्स क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। तो आपको देखना है कि हमेशा जो कलेक्टेड होता है और जो पेड होता है, जनरली आप देखोगे 99 के कंडीशन में आप सिचुएशन में देख सकते हो कि कलेक्टेड जो होगा वो ज्यादा होगा और पेड जो होता है वो क्या होता है, कम होता है। तो कहता है गवर्नमेंट क्या कि जो डिफरेंस अमाउंट है, क्योंकि हमको दिखाना पड़ेगा आपको, आप तो रजिस्टर्ड है, जीएसटी कौन रजिस्टर्ड है ना जी, ठीक है, जीएसटी तो वही ले सकता है जो जिसका बिजनेस क्या है, रजिस्टर्ड है। तो कहने का मतलब यह है कि आप जो सामान खरीदे हो और जो सामान आप बेचे हो, आप हमको दिखाओ, और जो टैक्स आपके पास बच गया बैलेंस, वो आप क्या करो, मेरे अकाउंट में डिपॉजिट करो। तो एक अकाउंट तो होगा, एक एंट्री तो होगा उसके लिए, जैसे परचेज किए तो पेड करेंगे, उसका एक एंट्री होगा, सेल किए तो उसका हम क्या किए, कलेक्ट किए, उसका एक एंट्री, दो एंट्री समझ में आएगा, अभी हम एंट्री भी आपको समझाएंगे। और तीसरा जो है वो क्या है, दोनों को मर्ज करना, जो क्रेडिट है उसको डेबिट कर दो, जो डेबिट है उसको क्रेडिट कर दो, और चौथा एंट्री है उस डिफरेंस को क्या करना, अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू गवर्नमेंट अकाउंट। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, गवर्नमेंट अकाउंट में जो रेस्ट अमाउंट बचता है उसको डिपॉजिट कर देते हैं। तो यहां पर वही पेड और जो कलेक्टेड था वैट में, वही जीएसटी में आ गया, इनपुट और आउटपुट। क्या हुआ बच्चे, इनपुट और आउटपुट। परचेज यानी इसको कंसेप्ट ऐसे भी समझ सकते हो कि जब आप परचेज करते हो, देख रहे हो क्या लिखा हुआ है, जीएसटी इज पेड ऑन परचेज ऑफ क्या, गुड्स। यानी कोई भी सामान जब हम खरीदते हैं तो उस टाइम में हम जीएसटी क्या करते हैं, पेड करते हैं। यही जीएसटी पेड आपको क्या कहलाएगा, इनपुट। ठीक है, और जो आप सेल करते हो, सर्विस एंड इज कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर्स ऑन क्या, सेल ऑफ गुड्स। जब आप सामान को बेचते हो तो उस टाइम में कस्टमर से आप क्या करते हो, टैक्स कलेक्ट। समझ में आया बात? इसी को हम इनपुट, और कंफ्यूज नहीं होना है, फिर से सुन लो,
परचेज जो है उस पर क्या करते हैं, क्या लिखा हुआ है, पेड, और सेल करते हैं तो उस पर क्या है, कलेक्टेड। यही पेड यही कलेक्टेड आपको जब अकाउंटिंग प्रोसीजर आप देखोगे तो उसमें इनपुट और क्या आउटपुट आता है। वहां पर पेड और कलेक्टेड वर्ड हम नहीं दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, इनपुट और आउटपुट। तो जब भी परचेज करते हो यानी पेमेंट के कंडीशन में, चाहे आप आज पेमेंट करो या 10 दिन के बाद पेमेंट करो, कैश ट्रांजैक्शन हो या क्या हो, क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो, दोनों ही ट्रांजैक्शन पर जीएसटी क्या कहता है, चार्ज किया जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शन पर ही जीएसटी चार्ज्ड ऑन ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन, चाहे वो कैश ट्रांजैक्शन हो चाहे वो ट्रांजैक्शन हो। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर पेड और क्या ये इनपुट और आउटपुट। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जीएसटी। टाइप्स ऑफ जीएसटी जब हम लोग बच्चे इसमें देखेंगे तो ये 3 प्रकार के जीएसटी होते हैं। एक होते हैं आपका देखो एसजीएसटी, एक होता है सीजीएसटी, एक होता है आईजीएसटी। तो इसका कॉन्सेप्ट अगर आप समझोगे ना तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही कहता है कि सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और आईजीएसटी बच्चे ये होता कब है, कब हम सीजीएसटी एसजीएसटी करते हैं और कब हम आईजीएसटी करते हैं। तो यानी याद रखना कि जब विद इन स्टेट, क्या विद इन स्टेट मतलब एक दरभंगा का दूसरा समस्तीपुर का है, 2 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट है लेकिन स्टेट क्या है, एक ही है। लेकिन अगर बिहार से बंगाल में करना है, दोनों बिजनेस समझ में आ रहा है। एक बिजनेस वो हुआ जो विद इन स्टेट है ना, और दूसरा बिजनेस क्या हुआ कि एक परचेजर अगर मान लो बिहार का है तो सेलर कहाँ का है, वेस्ट बंगाल का है। अगर परचेजर बिहार का है और सेलर भी बिहार का है तो यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी, और बोथ आर सेम। अगर मान लो 18% है तो 9, 12% है तो 6। यही आप गौर किए होंगे परसेंटेज में कि ऑड और इवन आप देखोगे उसमें कभी भी आपका जो है सो आपको 13% नहीं होगा। जीएसटी का रेट 13 नहीं है, जीएसटी का रेट 19 नहीं है, क्योंकि वैसे में तो पॉइंट में आ जाएगा। जब भी है वो सब में है, मतलब 12 है 6, 18 है 9, है ना, 28 है तो 14, यानी दोनों का सेम होगा। लेकिन ये अगर आउटसाइड द स्टेट रहे तो वहां पर क्या हो जाएगा बच्चे, इंटीग्रेटेड। आय का फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड, जो आपका एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हो। और जब एक ही स्टेट में हो तो वहां पर क्या होता है, सीजीएसटी और क्या एसजीएसटी। अब इसका लास्ट जो टॉपिक है वो अकाउंटिंग प्रोसीजर है। ये देखो ये पॉइंट समझ लो, तो ये देखो तो बढ़िया पॉइंट है ये। 4th नंबर पॉइंट नंबर 4, जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स। क्या करा है, जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स बिकॉज जीएसटी पेज इज अ सेट ऑफ अगेंस्ट जीएसटी। अभी यही पॉइंट हम आपको समझा रहे थे बच्चे। क्या समझा रहे थे कि जीएसटी आप कितना पे किए हो और जीएसटी आप कितना कलेक्ट किए हो। लास्ट में जो डिफरेंस बचेगा वही गवर्नमेंट अकाउंट में क्या करोगे, देखो। तो जीएसटी पेड क्या किए, पेड बाय ए ऑन क्या परचेजेज, कितना परसेंट, देखो 12,000 है, और वो हम बी को सेल कर दिए, ऐसे खरीदे अभी को सेल कर दिए, कितना 1.5 लाख। 1 लाख का सामान को कितना बेचे यार, सुनो, 1 लाख के सामान को क्या किया हम, 1.5 लाख में बेच दिए। तो परसेंटेज तो सेम है, 1 लाख का 12% 12,000 हुआ, और 1.5 लाख का 12% कितना होगा 18,000। तो गवर्नमेंट कहता है प्रॉफिट आप रखो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो जीएसटी चाहिए। तो जीएसटी का 12% हुआ तो 18,000 हुआ। आप पेड कितना किए थे 12,000, तो चलो 12,000 से 12,000 क्या हुआ, कैंसिल हो गया, बचा कितना 6,000 जमा करो। बताया समझ में? तो यही फाइनल अमाउंट आपको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद यही एंट्री का कुछ प्रोसीजर है, यहां देखोगे आप, ये देखो है अकाउंटिंग प्रोसीजर इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। क्या देखो, परचेजर मान लो 10,000 का परचेज किए और सीजीएसटी है मान लो 6% और एसजीएसटी है 6%, तो 6 कितना हुआ 12%। तो 10,000 का सामान है, 12% कितना होगा 1,200। तो यानी हमको पैसा सप्लायर को कितना चुकाना पड़ेगा, 11,200। कितना चुकाना पड़ेगा। तो परचेज और सेल का इतना तो अकाउंटिंग में पढ़ाएं आपको कि परचेज डेबिट होता है और सेल क्या होता है, क्रेडिट होता है, ठीक है। पेमेंट करते हैं तो कैश गोज आउट, यानी कैश क्रेडिट होगा, रिसीव करेंगे तो कैश क्या होगा। हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि एक कॉन्सेप्ट, एंट्री पूरा याद करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, याद नहीं करना है, समझना है। समझो इस तरह से कि अगर हम पेमेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो टैक्स को डेबिट करेंगे।
बात समझ में आया? अरे पेमेंट करेंगे तो टैक्स ना पेमेंट करेंगे जी। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस है, वो भी तो एक्सपेंसेस हुआ। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज अकॉर्डिंग टू द नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है कि जितने भी खर्च है उसको क्या करो, डेबिट करो, और जो भी आमदनी है उसको क्या करो, क्रेडिट करो। तो यही कॉन्सेप्ट पड़ा आपका, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शनल है, जैसे आपका परचेज रिटर्न हो गया, जैसे आपका सेल्स रिटर्न हो गया। तो परचेज रिटर्न में इनपुट होता है, तो परचेज में अगर इनपुट होता है तो परचेज रिटर्न में भी इनपुट ही होगा। लेकिन डिफरेंस क्या होगा कि परचेज में इनपुट डेबिट, तो परचेज रिटर्न में इनपुट क्या हो जाएगा, खाली ये याद रखो। बाकी ये तो समझ लो कि पेमेंट में इनपुट, पेमेंट में इनपुट और रिसीव में आउटपुट, ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, ठीक है। लेकिन इसमें 2-3 कंडीशन ऐसा है जिसको छोड़ करके, अब देखो परचेज गुड्स करोगे वही तो रिटर्न करोगे सप्लायर को। तो जब हम परचेज किए थे तो इनपुट को डेबिट किए थे, तो रिटर्न के केस में क्या करेंगे, इनपुट को क्रेडिट करेंगे। क्यों? क्योंकि परचेज रिटर्न को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। और इसी के अपोजिट में हो जाएगा सेल्स रिटर्न के लिए। बाद बाकी कोई भी एंट्री तुम आप देख सकते हो, देखो सेल में दूसरा दिए देखो, है ना, फॉर सेल ऑफ गुड्स। तो सेल ऑफ गुड्स किसको, अगर मान लो कैश से हम कैश में सेल किए तो बैंक, कैश में तो चेक में अगर होगा तो बैंक लिखेंगे, कैश रहेगा तो कैश लिखेंगे, और अगर वो क्रेडिट सेल है तो क्या लिखेंगे, डेटर लिखेंगे। नेम ऑफ द पर्सन, नेम ऑफ द डेटर इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। आप किसको बेचे हो, अगर नहीं रहेगा तो उस कंडीशन में क्या लिखोगे, डेटर लिखोगे। समझ में आ गया? तो ये एंट्री को आपको समझना है। एक आपको वो एंट्री हम दिखा देते हैं, इसमें है पर देखो आ गया सेल्स, देखो इधर सेल्स में क्या किया है, 2 नंबर एंट्री और 4 नंबर एंट्री देखो, 2 और 4 देखो। 2 नंबर में सेल्स चूंकि इनकम था तो कलेक्टेड करेंगे ना, कलेक्टेड को क्या समझाए, आउटपुट, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आउटपुट क्या हो रहा है, क्रेडिट, आउटपुट क्या हो रहा है क्रेडिट, और इसमें आउटपुट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। यही चीज अभी हम आपको समझाएंगे, ये एक्सेप्शनल है, अदरवाइज क्रेडिट तो आउटपुट और डेबिट तो इनपुट, रूल ये कहता है। लेकिन रिटर्न के केस में क्या है कि जो गुड्स आप परचेज किए थे वही तो रिटर्न कर रहे हो। तो परचेज के टाइम अगर इनपुट हुआ तो परचेज रिटर्न के टाइम में भी क्या होगा, इनपुट ही होगा, लेकिन क्रेडिट होगा, ठीक है। बस यही कॉन्सेप्ट याद रखना और बनाओगे एंट्री। एनी मोर क्वेश्चन? देखो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है और परचेज ऑफ क्या, अब हमको ये बताओ परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स के मतलब क्या किए, पेमेंट करेंगे ना। तो पेमेंट में क्या समझाया अभी, डेबिट, किसको डेबिट, इनपुट है, इनपुट देखो CGST GST। ये कॉन्सेप्ट याद रखना। अगर यही एसेट्स को क्या करते हैं, सेल करते हैं, तो कैश तो कम, इनकम ना हुआ तो हम उसको क्या करें, रेवेन्यू हुआ, तो रेवेन्यू में क्या हो जाएगा, एक्सेप्शनल आपको रिटर्न के बारे में। आई होप कि बच्चे आज का सेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर इस पर कुछ हम लोग प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।